बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने अपना एसडीओ पीरा के लिए जो हमने पाकिस्तान पिनल कोड को स्टार्ट किया हुआ था उसका हमने आज लास्ट सेक्शन करना है, जो कि डील करता है क्रिमिनल लायबिलिटी से। ठीक है, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अहम बातें बताना चाहती हूँ। वो ये कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों के मुताबिक कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें सेक्शंस बताए हुए हैं। ठीक है, कि पीपीसी के ये सेक्शंस है जो क्रिमिनल लायबिलिटी में आएंगे। किसी ने कुछ बताया हुआ है, किसी ने कुछ। जिसको जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है उसने उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो जो क्रिमिनल लायबिलिटी को मैंने तमाम सेक्शंस को एनालाइज किया था, जितने भी मेरे पास रिसीव हुए थे मुख्तलिफ टीचर्स के नोट। ठीक है, मुख्तलिफ बुक ला के मुताबिक जो जो डील करते थे। तो जो डायरेक्ट हिट करता है और जो हमारे पब्लिक से जो डील करेगा, ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटी, अगर हम उस सेंस में देखें तो हमने आज जो क्रिमिनल लायबिलिटी के सेक्शन करने हैं वो हमारे पास एक हमने स्टार्ट लेना है सेक्शन नंबर 34 से, और हमने करना है सेक्शन 38 तक। ठीक है, ये डील करेगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। उसके अलावा हम लोगों ने करना है सेक्शन नंबर 120A एंड सेक्शन नंबर 120B, ये भी क्रिमिनल लायबिलिटी से डील करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने करना है सेक्शन नंबर 149। ठीक है, ये भी क्रिमिनल लायबिलिटी से डील करता है। उसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसे भी बताया हुआ है कि ये 38 के बाद उन्होंने कहा हुआ है कि ये 39 से लेकर और 52B तक वो बेसिकली क्रिमिनल लायबिलिटी में नहीं आते हैं। उसमें उन्होंने कुछ डेफिनेशन बताई हुई हैं, जैसे कि इलीगल एक्ट क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्रिमिनल लायबिलिटी से रिलेटेड जो मेरे नज़दीक सेक्शन थे वो यही थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और मैं आज की वीडियो में यही कवर करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग अपने एंड पर इसके अलावा कोई भी करना चाहें तो मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आज के लेक्चर में आपको सिर्फ ये सेक्शंस करवाने हैं जो मेरे नज़दीक क्रिमिनल लायबिलिटी से डायरेक्ट हिट करते हैं। अब हम जरा इस बात पर आते हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी होती क्या है। देखो, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि लायबिलिटी वैसे हर जो सब्जेक्ट होता है ना उसका जार्गन अलग होता है। अगर यही लायबिलिटी हम अकाउंट्स की ज़बान में पढ़ें तो मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर कितना हमने किसी को उधार देना है। एक होता है एसेट जो हमारे होते हैं, लायबिलिटी होती है जो हमने किसी को देना होता है। ठीक है, लॉ में जब लायबिलिटी की बात होगी इसका मतलब है क्रिमिनल लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी कि कसूरवार कह लें या जिम्मेदारी कह लें। ठीक है, कि कौन कितना जिम्मेवार है जो हम पढ़ते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसमें कौन कौन शख्स होंगे जो उस जुर्म के जिम्मेदार होंगे। फ़र्ज़ करें कोई ऐसा जुर्म हुआ है जिसमें मोर देन 1 पीपल इन्वॉल्व थे। ठीक है, एक से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी जुर्म को लेकर तो फिर उस जुर्म की सज़ा किस किस को मिलती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखें कुछ जुर्म ऐसे होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं कि जिसमें एक शख्स तो डायरेक्ट उसका लिंक बन रहा होता है उस जुर्म के साथ। ठीक है, जैसे हमने आपको याद है हमने अबेटमेंट पढ़ा था कि एक शख्स ने सिर्फ अबेटमेंट की है, दूसरे ने जाके वो एक्शन की है। ठीक है, तो इस तरह जब मल्टीपल पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हमने देखना होता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी किस शख्स के ऊपर कितनी आ रही है, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। तो आज हमने पढ़े सेक्शन 34 से 38, 120A, 120B एंड 149। अच्छा, इसमें से अब जो सेक्शन नंबर 149 है ना, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मैंने जो कल लेक्चर अपलोड किया था पब्लिक ऑफेंसेस का, उसके अंदर 2 सेक्शंस थे जो क्रिमिनल लायबिलिटी ही से ही डील कर रहे थे। याद है आपको? उसमें हमने लायबिलिटी के नाम से ही वो सेक्शन पढ़े थे, उसमें एक 149 भी था। तो ये हम कल कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो करना है वो 34 से 38 तक 120A एंड 120B करना है। ठीक हो गया जी। तो बगैर किसी डिले के हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करें जो भी एसटीओ की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें लॉ के लिए किसी भी मेंटोर की ज़रूरत है। ठीक है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन 34 हमें कहता है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स, वही बात जो मैंने भी आपसे कही कि कोई भी एक्ट जो सेवरल पर्सन्स ने किया हो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, और उन सब की जो इंटेंशन क्या हो वो कॉमन हो, एक जैसी हो। ठीक है, तब क्या होगा? एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, सेवरल पर्सन एक एक्ट किया और उन सब की क्या थी? सेम उनकी नीयत थी। ठीक है, इसको हम रीड कर लेते हैं। उसने कहा कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, अब कौन सा एक्ट है? सिर्फ एक्ट नहीं, एक मुजरिमाना कोई आपने अमल किया है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, पहली इंपॉर्टेंट बात है क्रिमिनल एक्ट होगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो
एक से ज़्यादा लोगों ने किया होगा, सेवरल पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे, और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, उन सबकी इंटेंशन भी एक जैसी थी, ठीक है। हो सकता है सबकी इंटेंशन थी कि हमने ज्वेलर के पास जाके चोरी करनी है, ठीक है, इंटेंशन थी कि हमने फलां शख्स का मर्डर करना है, इंटेंशन थी फलां शख्स को हमने क्या करना है, किडनैप करना है, ठीक है, और रैंसम लेना है। तो कोई भी चीज़ जो उन सब लोगों की, उस ग्रुप के लोगों की जो थी वो कॉमन इंटेंशन थी, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की, ठीक है। तो वो कह रहा है ऐसी सूरत में कौन जिम्मेदार होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी किसकी आएगी, उन तमाम लोगों को यही समझा जाएगा कि ये सारे के सारे उस जुर्म में इन्वॉल्व थे। सपोज किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब 3 लोग थे मर्डर में इन्वॉल्व थे, उन्होंने प्लान बनाया, किसी के घर एंटर हो गए हैं। अब एक शख्स को बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दिया कि तुमने बाहर की निगरानी करनी है, कोई गुजरे ना, पुलिस या कुछ इस तरह से, ठीक है। बाकी 2 लोग अंदर चले गए हैं। उन बाकी 2 लोगों में से भी एक ने क्या किया, हाथ पांव बांधे हैं जिसको मारना था उसके, बाकी बच गया एक शख्स। उस एक ने असल में गोली चलाई है, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी यहाँ पे किसकी आएगी, तीनों की आएगी। ये समझा जाएगा, बेशक वो बाहर वाला कहता रहे कि सर जी मैं तो बाहर खड़ा हुआ था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, मैंने तो सिर्फ देख रहा था, लेकिन वो तीनों गिल्टी माने जाएंगे। वो यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ सच पर्सन, उनमें से हर कोई शख्स इज लायबल, वो जिम्मेदार होगा किस चीज का, फॉर दैट एक्ट, वो जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, चाहे वो मर्डर हुआ है, चाहे वो किडनैप हुआ है, उस एक्ट का उनमें से हर शख्स जिम्मेदार होगा, ठीक है। और ये समझा जाएगा इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, ये समझा जाएगा कि जैसे उसने अकेले ने ये काम किया है। तीनों का समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 35। अच्छा, 34 35 में कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन 35 को पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। सेक्शन 35 हमें कहता है कि When such an act is criminal, यहाँ पे ऊपर था सिर्फ एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन जिनकी कॉमन इंटेंशन थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक्ट हो रहा है जो क्रिमिनल है, और किस वजह से, बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज। वो क्रिमिनल इसलिए क्योंकि आपने उसको क्रिमिनल नॉलेज से, क्रिमिनल इंटेंशन से किया। क्रिमिनल नॉलेज का क्या मतलब है कि आपके इल्म में ये बात थी कि ये चीज़ क्रिमिनल है, ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, और फिर भी आपने वो काम किया है। तो फिर उस सूरत में लायबल कौन होगा, अब इसको रीड कर लेते हैं। उसने कहा वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, कोई भी एक्ट जो विच इज क्रिमिनल ओनली बाय द रीजन, जो सिर्फ इसलिए क्रिमिनल है ऑफ इट्स बीइंग डन, के उसे किया गया है विद अ क्रिमिनल नॉलेज, उससे क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन के तहत किया गया। मतलब क्रिमिनल नॉलेज के आपको पता था कि ये जो एक्ट है ये क्या है, क्रिमिनल है, ठीक है। क्रिमिनल मतलब के मुजरिमाना है, उसके बावजूद वो एक्ट किया गया सेवरल पर्सन्स की तरफ से, इज डन बाय द सेवरल पर्सन्स। तो उन वो जो सेवरल पर्सन्स में से अगर फर्ज करें वो 3 लोग थे ना, वो 3 लोग थे, ठीक है, तो हर शख्स जो है उसको यही समझा जाएगा कि उसी ने ये एक्ट किया है। तो फिर सवाल ये आता है कि ऊपर वाले में और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जो सेक्शन 34 है ना और सेक्शन 35 है, ये वो वाले सेक्शंस हैं जिनकी अपनी अलग से कोई सज़ा नहीं होती, ये बेसिकली दूसरे सेक्शंस के साथ मिलते हैं। मसलन अब 302 के तहत अगर कोई मुकदमा चल रहा है कि किसी का मर्डर हुआ, ठीक है, तो हो सकता है उसको उसी में, और उसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है मर्डर में, तो हो सकता है उस 302 के साथ उस शख्स के ऊपर 34 का भी मुकदमा चल रहा हो, सेक्शन 34 का, ठीक है। तो उसके ये सेक्शन जो है ना 34 35, ये किसी भी जुर्म के किसी और सेक्शन के साथ जुड़ते हैं फिर सजा मिलती है। आप देखें इनके अंदर इनकी कोई सजा नहीं लिखी हुई। खैर सेक्शन 35 की उसने क्या बात की है मैंने आपको बता दी है। इस वापस मैं इसको आपको मिसाल के ऊपर समझा भी देती हूँ कि देखें अब आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ना कोई गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो रहा है, ठीक है। अब उनमें कुछ लोग हैं, 4 लोग हो आप टोटल, ठीक है, जो काम कर रहे हो, यहाँ पे 4 लोग हैं आप, 1 2 3 4। उन 4 में से ये जो 2 लोग हैं ना, उन्हें पता है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है ना ये बेसिकली आगे ये इलीगली हो रही हैं, ठीक है, ये लीगल काम नहीं हो रहा है, ठीक है, जबकि 2 लोगों को नहीं पता, इन 2 को नहीं पता। अब ये चारों के 4 हैं तो एक ही कंपनी के अंदर ना, ठीक है, एक ही कंपनी के अंदर है, लेकिन इन 2 को मालूम था, इन 2 को नहीं मालूम था। तो क्रिमिनल नॉलेज किसके पास था? जाहिर है इनके पास था, ठीक है। तो जब लायबिलिटी की बात आएगी ना, क्रिमिनल लायबिलिटी की कि कौन जिम्मेदार है, तो अब ये दोनों ये जो होंगे वो सेम मैनर में नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ वो शख्स जो जिस शख्स का क्रिमिनल नॉलेज था ना उसको उसकी सज़ा मिलेगी, इनको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, इन दोनों को मिलेगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जब कोई एक्ट जो क्रिमिनल है वो आप कर ही क्रिमिनल नॉलेज के थ्रू रहे हैं, सही है, तो फिर जो क्रिमिनल नॉलेज जिसको उस चीज़ का पता था उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे सेक्शन नंबर 36 पर। सेक्शन 36 हमें क्या कहता है, इसको हम रिमूव कर देते हैं।
सेक्शन 36 हमें कहते हैं कि अफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। अच्छा, अब एक्ट और ओमिशन में आपको फर्क पहले पता हो। एक्ट का मतलब होता है कि वो काम, मतलब इलीगल एक्ट की यहाँ बात हो रही है कि वो काम जिसे करने से हमें कानून ने मना किया है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है, ठीक है, इलीगल एक्ट। और एक्ट के खिलाफ एक्ट है वो, मतलब ऐसा काम जिसे आपको करने से मना किया गया था और आपने फिर भी वो किया, ठीक है। जैसे कि किसी को मारने से, कत्ल करने से मना किया गया, आप कत्ल कर रहे हैं, आपने इलीगल एक्ट किया है। ओमिशन क्या होता है, जिस काम की करने का आपको कहा गया है, ठीक है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब अगर कैद में, जेल में कोई कैदी है, उसको उसकी ये हक है ना, जेलर का ये हक बनता है कि वो उसको खाना प्रोवाइड करे, वो उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो ओमिशन कर रहा है, ठीक है। तो ओमिशन होता है कि जब आप जिस चीज को आपको करने कहा गया आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेक्शन 36 पे दोबारा से आ जाते हैं और पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। सेक्शन 36 की हेडिंग दोबारा पढ़ें तो वो कहता है कि अफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय द एक्ट एंड पार्टली बाय द ओमिशन, के अफेक्ट कोई किसी चीज का कोई असर हो रहा है और वो जो असर हो रहा है किसी एक्ट की वजह से हुआ है। वो एक्ट जो आपने किया वो दो हिस्सों में किया, एक आपने एक्ट के जरिए से किया, मतलब वो जो असर हो रहा है, मैं यहाँ पे अफेक्ट लिखती हूँ, देखें ये जो ऊपर अफेक्ट हो रहा है ये दो इसकी वो हैं, एक एक्ट जो आपने किया उससे अफेक्ट हुआ और एक जो ओमिशन आपने की उसकी वजह से भी जो है ना ये क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। उसने कहा कि ए इंटेंशनली कॉजेज जीज डेथ, ठीक है, ए ने जानबूझ के जी को मारा। कैसे मारा, अब दो तरीके से। एक तो पहले उसने उसको खूब कूटा पीटा, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड, देखें इलीगली उसने उसको पहले तो खाना देने से मना कर दिया, जानबूझ के उसने ओमिट किया उसको खाना देने से। आपको पता है खाना खाए बगैर हम लोग कितने ही दिन जिंदा रह सकते हैं, कोई हमें पानी प्रोवाइड ना करे हम कितने दिन जिंदा रह लेंगे, अल्टीमेटली तो मर जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक तरफ तो वो ए जो है, ये ए साहब जो है वो जी को मारने के लिए खाना भी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ और साथ ही वो क्या कर रहे हैं, ये तो ओमिशन होगी जो वो खाना नहीं दे रहे, ये देखें ओमिशन हो गई, ठीक है। ये हमने कहा ना कि ओमिशन और एक्ट दोनों होने चाहिए, एक्ट होना चाहिए और ओमिशन। ओमिशन में क्या होगा कि वो खाना नहीं दे रहे, एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, और जेड को वो क्या कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा बीट करना, क्या हो गया, एक्ट हो गया। तो ये जो हम एक्ट की बात कर रहे थे ना, ये देखें बीट हो गया एक्ट, और ओमिशन क्या होगी कि खाने का ना देना, समझ आ गई। तो बेशक आपने खाना नहीं दिया और आपने साथ में उसको मारा, पीटा भी, डंडे से मारा आपने उसको, ठीक है, किस लिए, क्योंकि जेड की डेथ होनी थी। तो वो कह रहा है कि ऐसी सूरत में फिर क्या होता है, अब हम इसको रीड करते हैं। पहले एग्जाम्पल बताइए ताकि हम रीड करें, आपको समझ आ जाए। Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood, तो ऐसा समझा जाएगा the causing of that effect, कि वो जो अफेक्ट हुआ है partly by an act and partly by an omission is the same offense। आप बेशक कहते रहो कि सर मैंने सिर्फ जो है ना मतलब आप को उसको आपने सिर्फ डंडे से मारा है, आपने खाने की आपको सजा ना मिली जो आपने खाना छोड़ा है, ऐसा समझा जाएगा कि जो आपने उसको खाना नहीं दिया वो भी आपने ऑफेंस किया, जो आपने उसको मारपीट की, बीट किया आपने उसको, वो तो आपने ऑफेंस किया ही है। जो आपने उसको खाना नहीं दिया, जो आपने ओमिशन की है, ओमिशन भी ऑफेंस ही समझा जाता है लॉ की जबान में, समझ आ गई है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों के लिए लायबल होगे, जो आपने एक्ट किया मारा पीटा उसके लिए भी आप लायबल हैं, क्रिमिनल लायबल हो गए आप, और जो आपने खाना उसको नहीं दिया ओमिशन की, वो भी आप उसके लिए भी क्रिमिनल लायबिलिटी आप पर ही आएगी, समझ आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 37 पे। 37 हमें कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोग आपस में, ठीक है, बाय डूइंग क्या करके वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, सेवरल एक्ट्स है मतलब ये 5 काम है करने के लिए ना, ठीक है। तो आप लोगों ने आपस में कॉपरेशन की कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, और वो जो आपके 500 काम है ना, अल्टीमेटली वो रिजल्ट, उसके नतीजे में क्या रिजल्ट आ रहा है जनाब, ऑफेंस हो रहा है एक। इसको मैं मिसाल से समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं। मसलन के अब इसकी मिसाल सिंपल सी है कि अगर आपने किसी को जहर देना है और आपको जहर का अरेंज भी करना है, ठीक है, एक हमारे पास है ए, एक हमारे पास बी, एक हमारे पास सी। अब देना ए ने जहर है, किसको जहर देना है जनाब, एक बंदा जेड है, जेड को जहर देना है, लेकिन ए के पास तो जहर नहीं है, वो बी से कहेगा यार काइंडली कहीं से जहर का तो अरेंज करो। बी फिर आगे सी से कहेगा कि तुम लैब से जाके जहर ला दो, सी ने लाके बी को दे दिया जहर। तो देखें अल्टीमेट जो हमारे पास एक ऑफेंस हो रहा है वो क्या है, जेड का मर्डर हो रहा है, लेकिन इन सबके एक्ट अलग हैं। ए ने बी को जो काम दिया है वो अलग है, बी ने आगे सी को जो दिया है अलग है, सी जो काम करके आ रहा है वो अलग है। मोटिव सबका वो सेम ही हो रहा है, लेकिन सबने अपने अपने
अलग एक्ट किए हैं। वो कह रहा है ऐसी सूरत हाल जब होती है ना, जब आप वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कर रहे हैं और उसके नतीजे में कोई ऑफेंस हो रहा हो, तब भी आप सबको इंडिविजुअली यही समझा जाएगा कि आपने मर्डर किया है। ठीक है, बी को भी यही समझा जाएगा, सी को भी यही समझा जाएगा कि उसने क्या किया है, मर्डर किया है। इसको मैं एक बार रीड भी कर देती हूँ आपको, इसको रेज कर लेते हैं। ये देखें, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिट किया गया बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट। सेवरल एक्ट्स का मतलब है कि उसमें सेवरल स्टेप इन्वॉल्व थे, कि पहले आपने किसी बंदे को ढूंढा जो जहर ला दे, वो बंदा आगे लैब में गया और उसने छुपके से वहां से जहर लिया, मतलब सेवरल एक्ट उसमें इन्वॉल्व थे ना। हूएवर, जो कोई भी इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहा है इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस के होने में जो जानबूझ के अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब जाहिर है जब मैंने सी से कहा कि जहर ला दो, अब जाहिर सी बात है मैं किसी को खाने पे तो बुलाया हुआ नहीं है कि मैं उसको जहर पेश करूंगी, ये लीजिए आज आपके लिए मैंने एक अलग डिश बनाई है जहर, ये खाएं आप। जहर जाहिर सी बात है एक ऑफेंस के लिए हमेशा यूज हुआ करता है, राइट। अब सी इतना कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, सी को पता था कि जहर मंगवा रहा है, मतलब कुछ अच्छे इरादे नहीं है इसके, इसका वैसे भी रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, फिर भी जानबूझ के इंटेंशनली वो मदद कर रहा है कमीशन ऑफ ऑफेंस होने में। ठीक है, तो वो कह रहा है चाहे वो सिंगली और ज्वाइंटली किसी और के साथ मिलकर कर रहा है कमिट्स दैट ऑफेंस, तो यही समझा जाएगा कि उसने भी वही ऑफेंस किया है। ठीक है, कि इसी ने मर्डर की है। समझ आ गई। अब इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं जल्दी, बड़ी आसान सी बातें हैं ये। अब उसने क्या कहा है यहाँ पे उसने कहा है कि ए एंड बी थे दो बंदे, मैं जल्दी पहले रीड कर देती हूँ फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं। ए और बी, बस दो नाम याद रखते हैं, इन्होंने जेड का मर्डर करना है। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली, ठीक है, एंड एट डिफरेंट टाइम्स। कैसे मर्डर करेंगे, मुख्तलिफ वक्त पे, कैसे, गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। ठीक है, कि ए और बी अपनी अपनी डोजेज पे जो है ना वो अपने अपने टाइम पे जी को क्या करेंगे, जहर देंगे, थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा नहीं मार सकते, शक ना हो जाए पुलिस को, और हम इसका मर्डर कर देंगे। तो दोनों ने जहर को अरेंज किया, ए एंड बी एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और फिर विद द इंटेंट टू मर्डर द जी मर गया जनाब, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोज। जो दोनों ने बारी बारी डोजेस दी है ना, जैसे उसने कहा सुबह का नाश्ता मैं लेके जाता हूँ, वो बंदा जेल में है, मैं उसके खाने में जहर डाला करूंगा, शाम की तुम्हारी ड्यूटी है तुम डाला करोगे। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या हुआ, जेड मर गया। तो वो कह रहा है दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, दोनों को यही कंसिडर किया जाएगा कि उसने भी मर्डर किया, उसने भी मर्डर किया, उस पर भी मर्डर का चार्ज लगेगा और उसके भी मर्डर का चार्ज लगेगा। क्लियर है। दूसरी इलस्ट्रेशन में उसने आपको फिर से बताया है कि ए एंड बी जो है वो दोनों ज्वाइंट डीलर्स हैं, जेलर्स हैं। अब ये समझने वाली बात है, ये एग्जाम्पल, ए है और एक शख्स बी है, दोनों जेलर्स हैं। ठीक है, और इनको चार्ज मिला है जेड, जो कि जेड बेचारा हमेशा फंस जाता है, हमेशा जेड का मर्डर करते हैं ये लोग। तो इनके पास चार्ज है, एक प्रिजनर है जेड, ठीक है, ऑल्टरनेटली फॉर 6 आवर्स एट अ टाइम, यानी कि ए की ड्यूटी 6 घंटे की होती है, तो अगले 6 घंटे की ड्यूटी किसकी है, बी की होती है। और ये दोनों मारना चाहते हैं जेड को, क्यों, क्योंकि इन दोनों ने पैसे लिए हुए हैं किसी और साहब से। सही है, तो ये आपस में कोऑपरेट करते हैं और क्या कर देते हैं, अल्टीमेटली जेड को मार देते हैं। ठीक है, कैसे मार दिया, अच्छा, ऊपर वाले में तो इन्होंने जहर दे के मारा था, इस वाले में ये और ज्यादा मतलब सफाकी इन्होंने दिखाई। ए ने कहा बी को कि मेरी सुबह की ड्यूटी होती है ना 6 घंटे की, मैं इसको जेड को खाना नहीं दिया करूंगा, और बी को कहा कि तुम्हारी शाम की ड्यूटी होती है, इसको खाना ना दिया करना। ठीक हो गया जी जनाब, जब खाना नहीं देंगे तो भूख से अल्टीमेटली वो बेचारा जेड मर गया। तो यहाँ पे भी दोनों ए और बी इन्वॉल्व हैं, हालांकि दोनों के आप देखो सेवरल एक्ट्स हैं, दोनों ने अपने अलग अलग एक्ट किए हैं, ए ने अलग से किया, बी ने अलग से किया, लेकिन उसका ज्वाइंट इफेक्ट आ रहा है ना, क्या कि जेड की डेथ हो गई। तो यहाँ पे भी गिल्टी कौन होगा, ए और बी होगा। लेकिन अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें आप देखेंगे कि गिल्टी दोनों इकट्ठे नहीं होते। कैसे, ये पढ़ लेते हैं हम। उसने कहा कि ए जो है ना वो एक जेलर था और उसके पास फिर से जेड आ गया, और जेड एक प्रिजनर था, ए ने जेड को मारना था। अब ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ इलीगली ओमिट, जानबूझ के वो छोड़ता था जेड को खाना देना। ठीक है, ताकि इन कॉन्सिक्वेंस जेड इज मच रिड्यूस्ड इंस्टेंट, जिससे क्या हुआ, जेड मरा तो नहीं, इस बार जेड ताकतवर होके आया मुकाबला करने के लिए। ठीक है, तो जेड मरा तो नहीं है, लेकिन वो मतलब फिजिकली जो है ना उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई है। मतलब जाहिर है वो कहते हैं ना कैसे हैं, जब हम खाते पीते नहीं है तो फिर आप मतलब मरीजों की तरह बिस्तर पे लग जाते हैं ना, तो वो उस तरह से हो गया, लेकिन मरा नहीं। ये देखें, वो कह रहे हैं लेकिन स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, उस स्टारवेशन से, उस भूख प्यास से वो इनफ नहीं थी कि उसकी डेथ हो जाती, वो नहीं मरा। ठीक है, अब उसके बाद ए का जनाब ट्रांसफर हो गया, या अपनी ड्यूटी से वो डिसमिस हो गया, जो भी हुआ है, ए मंजर आम से गायब हो गया और उनकी जगह पे बी आ जाते हैं दोबारा से। बी सक्सीड्स हिम, किसको, ए को, ए की ड्यूटी की जगह अब कौन आ गया, बी आ गया, क्योंकि ए को डिसमिस कर दिया गया। बी विदाउट, यहां से पढ़ते,
बी विदाउट कोलिजन और कॉपरेशन विद ए, बी ने ए के साथ कोई कॉपरेशन नहीं की, कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, लेकिन बी की भी दुश्मनी थी किसके साथ, जेड के साथ। मतलब मुझे नहीं पता जेड ने ऐसा क्या काम किया हुआ होगा, इसकी हर एक से दुश्मनी है। तो खैर बी ने कोई कॉपरेशन नहीं की, विदाउट कोलिजन और कॉपरेशन विद ए, ये भी इलीगली ओमिट करता है सप्लाई जी विद फूड, ये भी जेड को खाना देना छोड़ देता है। अब देखें ना, एक शख्स ऑलरेडी बिस्तर पे पड़ा हुआ है क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा था, भूख प्यास से उसकी हालत बुरी थी, ठीक है। अब जो अगला शख्स आया वो भी उसे खाना नहीं दे रहा, तो अब वो कब तक सरवाइव करेगा, वो शख्स मर ही जाना है ना। तो बी के खाना ना देने की वजह से अब जेड की हो गई डेथ। तो क्या अब यहाँ पे ए और बी दोनों गिल्टी होंगे? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास ए बंदा था, ठीक है, ए इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ए के ऊपर सिर्फ ये होगा कि इसने कोशिश की मारने की, लेकिन अल्टीमेटली वो मरा किससे है, ये देखें, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बी को कहा जाएगा कि ये मर्डरर है, इसने मारा है, जबकि ए का के ऊपर क्या जुर्म होगा कि इसने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। समझ आ गई आपको इस बात की कि कोऑपरेशन में भी इस तरह से होता है, सेवरल एक्ट की नेचर देखी जाती है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 38 में वो कह रहा है कि पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट में जितने भी पर्सन्स कंसर्न है, मैंने आपको शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि ये वो क्राइम है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल होंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी में, ठीक है। वो कह रहा है पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, एक क्रिमिनल एक्ट हो रहा है लेकिन मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुख्तलिफ ऑफेंस का चार्ज लग सकता है। कैसे? अब यहाँ पे उसने आपको जो है ना इलस्ट्रेशन दी है, मैं आपको समझाती हूँ। एक शख्स ए है, उसने फिर से आके जेड के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे बताती हूँ, ए उसने किसके ऊपर अटैक किया, जेड के ऊपर अटैक किया, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टांसिस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन डेट, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कि जेड ने ए को इतना उकसाया कि ए की इंटेंशन नहीं थी जेड को मारने की, लेकिन जेड को मारना पड़ा, यानी कि जेड ने ए को इतना उकसाया। कौन उकसा रहा है, प्रोवोकेट कौन कर रहा है, जेड ए को, ठीक है। और अल्टीमेटली ए फिर क्या कर रहा है, ए डेथ कर रहा है, मर्डर कर रहा है, किसका, जेड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ने मर्डर किया, ए को जो नाम दिया जाएगा वो नाम होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आपको ये बताता है कि सर इसका इरादा मारने का नहीं था, उस सामने वाले ने इसको इतना उकसाया, इतना ग्रेव प्रोवोकेट किया कि अल्टीमेटली उसने उसको गुस्से में आके, इश्तियाल में आके मार दिया। ठीक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं इसी को ताकि आपको बात समझ आए। उसके बाद उसने कहा कि बी हैविंग इल विल का मतलब होता है बुरी नीयत होना, मतलब नापसंद होना। बी इल विल टुवर्ड्स जी, अब बी को जी से मसला था, एक और शख्स आया, हमने ए और जी की बात की, अब बी की भी बात कर लेते हैं। बी की भी जी के ऊपर क्या थी, बड़ा इल विल था, उसे पसंद नहीं था वो, तो एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, बी मारना चाहता था जी को, ए नहीं मारना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे बी मारना चाहता था जेड को, तो उसने क्या किया, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन। अब बी को तो कोई बाहर से आके नहीं ना भड़का रहा, उकसा रहा, चलो ए को तो हमने मान लिया था कि जेड ने इतना उकसाया कि ए इसे मारना चाहता है, ठीक है। लेकिन बी को तो कोई बाहर से आके नहीं, कोई इसके ऊपर प्रोवोकेशन नहीं है ना, राइट। लेकिन फिर भी बी क्या करता है, बी अपना बदला लेने के लिए, मतलब इसे जेड के ऊपर गुस्सा था, ये ए को भड़काना शुरू कर देता है। ये ए को क्यों भड़का रहा है, ये ए को इसलिए प्रोवोकेट कर रहा है, इसलिए उकसा रहा है क्योंकि इसको पता है कि ए ऑलरेडी तपा पड़ा है, ठीक है। एडिड फ्यूल टू फायर कर रहा है ये कि ए ऑलरेडी तपा पड़ा है, मैं इसको और तीली लगाता हूँ और आग लगाता हूँ ताकि ये जेड को कत्ल ही कर दे। क्यों? क्योंकि बी अल्टीमेटली चाहता है कि जेड कत्ल हो जाए। समझ आ गई बी। तो उसके नतीजे में क्या होता है जनाब, जेड का मर्डर हो जाता है। अब ए के ऊपर जो चार्ज लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर लगेगा कल्पेबल होमिसाइड का, क्योंकि ए का मारने का इरादा नहीं था, वो तो जेड ने भड़काया था, ठीक है। वो कह रहे हैं दो ए एंड बी बोथ आर इंगेज इन कॉजिंग द डेथ, दोनों ने उसकी मौत की है, लेकिन बी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा और ए के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का। मैं फिर बता रही हूँ, कल्पेबल होमिसाइड यानी कि जो मारना नहीं चाहता था लेकिन उसको इश्तियाल इतना दिलाया गया कि वो मार दिया उसने। समझ आ कि ये हमारे पास यहाँ से आता है सेक्शन नंबर 38। उसके बाद आगे हमने देखना है कि सेक्शन नंबर 120 ए क्या कहता है। तो हम लोग फटाफट से सेक्शन नंबर 120 ए भी खोल लेते हैं। ये भी हमारा किससे डील करता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी से डील करता है। बहुत आसान है। आपको याद होगा हमने अबेटमेंट की बात की थी ना, ये अबेटमेंट के अंदर भी यही वाली तकरीबन चीजें हमने पढ़ी थी, मतलब ये दो आपस में लिंक ही करते हैं। अबेटमेंट में भी हमने देखा था कि किसी को उकसाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी क्या सजा होगी। तो ये अबेटमेंट और ये क्रिमिनल लाइबिलिटी आप लोगों ने बहुत अच्छे और तवज्जो से कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन में 120 ए पर। सेक्शन 120 ए जो है वो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की।
मुजरिमाना साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अब साजिश आपको भी पता है कभी भी कोई एक शख्स खाली नहीं करता, यहाँ पे साजिश के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी होता है, वो उसने बता भी दिया। देखिए 120A सेक्शन को अगर हम पढ़ें, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, 120A किससे डील करता है, सिर्फ डेफिनेशन बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की, ठीक है। जैसे आपको याद है कल हम लोगों ने जब सेक्शन पढ़ा था पब्लिक ऑफेंस का, मैंने 141 जो सेक्शन आपको बताया था उसमें सिर्फ डेफिनेशन बताई थी कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, ठीक है। 142 में हमने पढ़ा था कि उसका मेंबर कैसे बना जाता है, फिर 143 में आगे उसकी पनिशमेंट देखी थी हमने, 144 में देखा था कि जब वो डेडली वेपन्स के साथ आता है तो क्या पनिश होता है। खैर कहाँ बात चली गई, वापस आ जाते हैं कि 120A के अंदर वो हमें क्या कर रहा है जी, डेफिनेशन बता रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की। उसने कहा जब 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्री हो गए हैं कि उन्होंने करना है, क्या करना है, एग्रीज टू डू और कॉज टू बी डन, या कर चुके हैं क्या। अब हम देखते हैं सबसे पहले वो क्या कर चुके हैं, नंबर 1 एक कोई भी इलीगल एक्ट वो कर चुके हैं, या फिर दूसरी और वो क्या कर चुके हैं, एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। मतलब कि ऐसी चीज जो काम तो वो लीगल था, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो काम लीगल था लेकिन आपने उसको किस तरीके से किया, इलीगल मीन्स से किया, ठीक है। आपने उसे कैसे किया, इलीगल मीन्स के जरिए से किया, तो वो भी क्या कहलाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहलाती है। तो 2 हमने चीजें पढ़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में क्या क्या आती है, ऐसी चीज 2 या 2 से ज्यादा लोग जिन्होंने कोई इलीगल एक्ट किया हो या फिर उन्होंने कोई लीगल एक्ट किया हो लेकिन इलीगल तरीके से किया हो। तो दोनों डेफिनेशन जो है वो किसके अंदर आती हैं, दोनों जो पार्ट हैं वो किसके अंदर आते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या कि प्रोवाइडेड डैट, यहाँ पे उसने एक प्रोवाइजो अटैच कर दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो देख लेते हैं क्या है। उसने कहा कि नो एग्रीमेंट, अभी आप ना ये सारा कट कर दें, समझ ले ये है ही नहीं, ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। उसने कहा नो एग्रीमेंट शेल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, कोई भी एग्रीमेंट, ऊपर हमने बात की थी ना कि एग्रीमेंट की, उसने यहाँ पे क्या कि कोई भी, इसका क्या मतलब है, हम 2 या 2 ज्यादा लोग बैठे कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी हो जाएगा, नहीं। कोई भी एग्रीमेंट प्रिंसिपल क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी नहीं होगा जब तक अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन, उस एग्रीमेंट के होने के बाद जब तक कोई आपने एक्ट ना किया हो, जो आपने मतलब एक्शन ना हो जब तक कोई लेंगे तब तक वो एग्रीमेंट ही कहलाएगा, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगी। समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो मैंने एक्सेप्शन बताई थी अब इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा अब अगर ये तो हमने बात पढ़ ली कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी सिंपल सा एग्रीमेंट जिसमें अभी उसका एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, तो वो तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हो टू कमिट एन ऑफेंस, आप 5 लोग 3 लोग बैठे हुए हैं और आप कोई ऑफेंस करने के लिए कोई एग्रीमेंट आपस में कर रहे हैं, फिर बेशक वो एक्ट हुआ हो, बेशक वो एक्ट आपने ना किया हो, लेकिन आपने क्योंकि एग्रीमेंट भी कर लिया है तो उस एग्रीमेंट की भी आपको सज़ा मिलेगी। ये जो एक्सेप्शन है ना, इस एक्सेप्शन पे भी सज़ा है। यानी कि अब 2 सूरत हाल हैं, देखें ना, ये भी 3 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ भी हम 3 लोगों को बिठा लेते हैं, ठीक है। ये वाले जो 3 लोग बैठे हुए हैं ना, ये वाले, इनको हम ए का नाम दे देते हैं, इनको हम बी का नाम दे देते हैं। ए वाले जो 3 लोग हैं ये एग्रीमेंट करने इसलिए बैठे हैं कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने जा रहे हैं, सही है, तो इस एग्रीमेंट पे भी इनको सज़ा मिलेगी। ये जो बी वाले लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो बी के लोग बैठे हुए हैं, ये सिंपल इनका एक एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी हमने ऑफेंस वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ऑफेंस, ये एग्रीमेंट ही कहलाएगा जब तक इस एग्रीमेंट के नतीजे में कोई एक्शन नहीं हो जाता, और वो एक्शन भी कौन सा होना चाहिए, कोई ऑफेंस होना चाहिए, तब तक ये एग्रीमेंट ही कहलाएगा। समझ आ गई ये बात की। ये हमारे पास था सेक्शन नंबर 120A। अब 120 बी जो है वो 120A की सज़ा बताता है कि यानी कि अगर आपने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या, कोई इलीगल एक्ट किया या लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से किया, तो अब आपकी सज़ा क्या होगी, ये हम देख लेते हैं। पनिशमेंट फॉर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसने क्या, हु एवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसने भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और उसमें उस कॉन्स्पिरेसी में उसने जो ऑफेंस किया है वो ऐसा ऑफेंस था जिसमें या तो आपको डेथ हो सकती थी या फिर, यानी कि देखें ना, अब हम 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप 3 लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की या फलां शख्स का जाके मर्डर करेंगे, ठीक है, उसको जान से मार देना है हमने। कॉन्स्पिरेसी ऐसी है ना, आपने किस ऑफेंस में किया कि उसका मर्डर करना है। अगर तो उस ऑफेंस की सज़ा मर्डर है, डेथ है, या उस ऑफेंस की सज़ा उम्र भर की कैद है, या उस ऑफेंस की सज़ा 2 साल से ज़्यादा की है,
ऐसी सूरत में फिर क्या समझा जाएगा, तो उसने कहा वे नो एक्सप्रेस इज प्रोवाइड इन द कोड पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पेरेसी, तो उनको पनिश किया जाएगा बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो उनको इस तरह से पनिशमेंट मिलेगी कि ये समझा जाएगा कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी नहीं की, इन्होंने अबेटमेंट की है। तो अबेटमेंट की जो हमने सज़ा पढ़ी थी ना, कि अबेटमेंट की सज़ा जिसमें किसी का ऐसा ऑफेंस आपने किया कि मर्डर हो, वो डेथ की जो सज़ा होती है, हमेशा लाइफ इम्प्रिजमेंट की जो सज़ा होती है, वहाँ जो अबेटमेंट में हमने पढ़ी थी वही सज़ा फिर यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पायर को मिलेगी। ठीक है, तो ऑफेंस की नेचर देखी जाती है, आप बस ये समझ लें। क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी के अंदर ऑफेंस की नेचर देखी जाएगी। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें आपने किसी का मर्डर करने जा रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको ज़ाहिर है डेथ की सज़ा मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिलेगी, या कोई ऐसा ऑफेंस आप कर रहे हैं जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा की है, तो ये समझा जाएगा कि आपने अबेटमेंट किया, आपको अबेटमेंट के हिसाब से सज़ा मिलेगी। दूसरी सबसेक्शन 2 में उसने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जिसमें ऊपर वाले सेक्शंस, मतलब ऊपर वाली सजाएं शामिल नहीं है, मतलब आपने कोई छोटा मोटा क्रिमिनल कॉन्स्पायर किया, मतलब कि ये हम क्या करते हैं कि कोई छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं, ठीक है, कोई 10,000 तक की हमने किसी की प्रॉपर्टी चुरा ली है, छोटी मोटी चोरी है ना, तो ऐसी कोई भी आपने ऑफेंस किया जिसकी सज़ा ना तो उम्र भर कैद थी, जिसकी सज़ा ना तो लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, ना ही डेथ थी, ना ही 2 साल से ज़्यादा की सज़ा थी, तो ऐसी सूरत में अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया तो फिर आपकी सज़ा क्या होगी। यहाँ पे उसने बताया कि 6 मंथ्स मैक्सिमम आपको जो है ना वो कैद हो सकती है, या फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। सही हो गया। ये हमारे पास था कि पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके अलावा जो हमारे पास सेक्शन इंक्लूड है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेक्शन नंबर 149 है, जो मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी का मेरी तरफ से तो बस यही था। और अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।